जो आपकी समझ में नहीं आई होगी, मैं उन बातों को दोहरा देता हूँ और इसलिए मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। मैं एपीसी पंकज रावटे और मेरे साथ हैं श्री उत्तम साहू जी। आप उत्तम साहू जी से पूर्व में परिचित होंगे। अनेक प्रशिक्षण में हम लोगों ने साथ में प्रशिक्षण दिया है और उत्तम साहू जी पृथक रूप से भी आपसे मिलते रहते हैं। आज का जो प्रशिक्षण है वो समावेशी शिक्षा के लिए वातावरण का निर्माण है। और वातावरण निर्माण की जरूरत क्यों है? आमतौर पर जब हम शिक्षक साथियों से बात करते हैं या शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों से बात करते हैं और जब हम जानना चाहते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है, तो सही तरीके से बताने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम समावेशी शिक्षा के बारे में कुछ तकनीकी बातों को समझ लें। समावेशी शिक्षा क्यों जरूरी है? समावेशी शिक्षा इसलिए जरूरी है ताकि हमारे समाज में, हमारे शहर में, हमारे स्कूल में जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, उन दिव्यांग बच्चों को शाला में दाखिला मिल सके। विशेष शालाएं ऐसे बच्चों के लिए जरूर बनाई गई है, लेकिन ऐसी शालाओं की संख्या काफी कम है। बच्चों की संख्या ज्यादा है, शालाओं की संख्या काफी कम है। इस वजह से बहुत ही निश्चित सीटें हैं जिन सीटों पर इन बच्चों को दाखिला दिया जा सकता है, लेकिन सभी के सब बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाता और इस वजह से ये बच्चे न तो विशेष स्कूल में दाखिला ले पाते हैं और न ही सामान्य स्कूलों में। और इसलिए शासन ने ये सोचा कि ऐसे बच्चों को सामान्य स्कूलों में दाखिला दिया जाए। ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा तीव्रता से ग्रसित ना हो, ऐसे बच्चे जो माइल्ड हो, मॉडरेट हो, है ना, सीवियर और प्रोफाउंड श्रेणी के जो बच्चे हैं जिनकी दिव्यांगता काफी ज्यादा होती है, ऐसे बच्चों को ही विशेष स्कूल में भेजा जाता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो सामान्य तौर के बच्चे हैं, जो हमारे समाज में आमतौर पर मूव कर सकते हैं, आते जाते दिखते हैं, जो सामान्य बच्चों के साथ थोड़ा घुल मिल सकते हैं, ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा के तहत सामान्य शालाओं में दाखिला दिया गया है। और हमारे जो BRP CWSN है, चारों ब्लॉक में जो अलग अलग हैं, वो शालाओं में जाते हैं और शिक्षकों से बातचीत करके इन बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से इनका ट्रीट करना है इनको, वो आपको बताते हैं। क्योंकि प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग अलग होती है और इसलिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक इंडिविजुअल प्लान ये बनाते हैं और उसके हिसाब से वो शिक्षक का मार्गदर्शन करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि समावेशी शिक्षा लागू किए जाने से क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला तो ये है कि ऐसे बच्चे जिनको दाखिला नहीं मिल पाता था, अब दाखिला मिलने लगा है। वो सामान्य बच्चों के साथ सामान्य स्कूलों में बैठते हैं, घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दोस्ती करते हैं और वो जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी हर्डल है, जो भी रुकावटें आती हैं, उससे वो जूझना सीखते हैं। यदि बच्चा विशेष स्कूल में रहेगा और वापस समाज की मूल धारा में आके जुड़ना चाहेगा, तो बहुत सारे हर्डल है, बहुत सारी दिक्कतें उसको आती हैं और उस समय वो टूट जाता है। लेकिन यदि बच्चा बचपन से ही ऐसे माहौल में रहे, ऐसे माहौल को देखे, तो वो अभ्यस्त हो जाता है और इस तरह से वो उस हर्डल को, उस रुकावट को पार करने की क्षमता अपने में पैदा कर लेता है। इसके साथ ही सामाजिक एकीकरण के लिए भी ये बहुत जरूरी है। सामाजिक एकीकरण के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि बच्चे यदि अपने शहर से, अपने गांव से, अपने परिवार से दूर जा करके किसी विशेष स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो बच्चे वहीं के होकर रह जाते हैं। वापस वो अपने गांव में नहीं आना चाहते क्योंकि उसके गांव में बहुत सारी रुकावटें हैं। उसको चलने फिरने में, काम करने में, बात करने में, उसको समझने वाले लोग बहुत कम हैं और इसलिए वो विशेष शाला जो है उस जगह में वापस जाना चाहता है। लेकिन वहां पर वो एक नियत समय तक ही रह सकता है और वहां पर कक्षाएं पास करने के बाद उसको अपने समाज में, मूल धारा में लौटना एकदम जरूरी हो जाता है। तो यदि बच्चा सामान्य स्कूल में पढ़े तो उसको ज्यादा फायदा है। इसी प्रकार शैक्षिक एकीकरण के लिए भी, शैक्षिक एकीकरण का मतलब ये है कि सभी बच्चे एक ही तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और वो बच्चा जो है समाज के पैरामीटर को समझ जाता है कि उसको भी इसी तरह से पढ़ना है, क्या बातें पूछी जानी है, उसके साथियों से कौन सी बातें पूछी जाती है, किस तरह से उनका मूल्यांकन होता है और उसका आधार क्या है, इन बातों को ये बच्चा समझ जाता है। इसी प्रकार समानता का सिद्धांत जो है, हमारे समग्र शिक्षा कहें या समावेशी शिक्षा के जो मेन है समग्र शिक्षा, वो सभी के लिए शिक्षा के ऊपर जोर देता है और उसमें समानता का सिद्धांत जो है वो देखा जाता है। और समानता का सिद्धांत तभी लागू होगा जब सामान्य स्कूलों में इस तरह के बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को दाखिला मिल सके, तभी वो समानता का सिद्धांत भी लागू होगा और शासन के ऊपर इसका व्यय भार भी कम आएगा। क्योंकि विशेष शालाओं को खोलने के लिए काफी स्थान की जरूरत पड़ती है,
काफ़ी सारे विशेष शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा उन बच्चों को वहाँ रखना पड़ता है। ये बच्चे बार-बार अपने घर से आना-जाना नहीं कर सकते और वो बच्चे वहीं रह कर के पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे बच्चे अपने घर को छोड़ना भी नहीं चाहते, तो वो भी एक ड्रॉबैक है इसका। जो बच्चे वहाँ रह जाते हैं, वो बच्चे फिर वहाँ से जाना नहीं चाहते। तो इस तरह की दिक्कत से निकलने के लिए समावेशी शिक्षा जो है वो काफ़ी मदद करती है। यदि आप अपने आस-पास देखें तो आपको ऐसे युवा मिल जाएँगे जो समावेशी शिक्षा लागू होने के बाद सामान्य स्कूलों में पढ़े हैं और सामान्य स्कूलों से निकल करके आज वो अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। आज वो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और वो श्रेय देते हैं इस बात को समावेशी शिक्षा के लिए कि समावेशी शिक्षा के द्वारा उनकी ज़िंदगी बन गई। वो आज सामान्य जीवन जी पा रहे हैं और हमारे आस-पास भी ऐसे लोग हैं। इसके अलावा समावेशी शिक्षा में बहुत सारी जो दिव्यांगता है, 21 प्रकार की दिव्यांगता है और जब इस तरह के बच्चों का चयन किया जाना होता है डॉक्टरों के पास ले जाने के लिए, तो आप लोगों को कुछ मूलभूत बातें मालूम होना ज़रूरी है। जैसे लक्षण कि किसी तरह की दिव्यांगता के लक्षण क्या हैं? यदि आप सामान्य लक्षणों को जानेंगे, तभी ऐसे बच्चों का चिन्हांकन करके इन बच्चों को आप डॉक्टरों तक ले जा पाएँगे। हमारे छत्तीसगढ़ में एक सिकल सेल डिजीज़ होता है, जिसको सिकलिंग भी बोलते हैं, सिकल सेल डिजीज़ भी बोलते हैं। सिकलिंग नाम से ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और गाँव में इसका अपभ्रंश रूप जो है, वो सिकलिन के नाम से भी बोलते हैं। थोड़ा-थोड़ा अपभ्रंश रूप में बात करते हैं लोग। तो इस तरह के जो बच्चे, उसको आप सामान्य आँखों से देख करके बिना परीक्षण के पहचानना थोड़ा कठिन होता है, जब तक कि ऐसा बच्चा जो है बहुत सीवियर या प्रोफाउंड श्रेणी में ना हो। तो इस तरह के बच्चों का उसके बाद थोड़ा-सा आप बोल रहे हैं। तो इस तरह के जो बच्चे हैं, उनका कुछ जो सिम्पटम होता है, साइन सिम्पटम जो होता है, वो इस प्रकार से होता है कि ये बच्चे शारीरिक श्रम जब करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। ये बच्चे शारीरिक श्रम वाले काम से दूर रहना चाहते हैं। ये जब मौसम बदलता है, जिसको मौसम की वयसंधि बोलते हैं, उस समय ये अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। इनको रक्ताल्पता होती है, यानी रक्त की कमी होती है। मूल रूप से इनके हीमोग्लोबिन में गड़बड़ी होती है। हीमोग्लोबिन में गड़बड़ी होने के कारण हीमोग्लोबिन जो है वो विकृत हो जाता है। हीमोग्लोबिन का एक खास आकार होता है, एक चपटा गोला आकार होता है, तो उस आकार में न हो करके इनका हीमोग्लोबिन जो है वो सिकल यानी हंसिया कहें या आप अर्धचंद्राकार जो कहते हैं अपन, चांद के शेप का या हंसिया के शेप का, उस शेप में आ जाता है। और उस शेप में आने के साथ साथ उसमें कठोरता भी आ जाती है। जो उसकी तन्यता होती, जो लचीलापन होता है, उसमें वो लचीलापन कम हो जाता है और कठोरता का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। और इस तरह की कोशिकाएं, इस तरह के जो सेल हैं, ऑक्सीजन की कमी होने पर एक दूसरे से चिपक करके गुच्छा बना लेती हैं और इस तरह की जब गुच्छे हमारी नसों में आकर के फंसते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक स्थिति होती है। और जैसे ही उस बच्चे को या पीड़ित व्यक्ति को ऑक्सीजन दे दिया जाता है, ऑक्सीजन लगाया जाता है, तो उसको बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। डॉक्टर से सलाह लेने पर डॉक्टर इनको दर्द निवारक दवाइयाँ भी देते हैं, पर हम जानते हैं कि दर्द निवारक दवाइयों का ज़्यादा सेवन घातक होता है और इसीलिए इस तरह के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को शारीरिक गतिविधियों से थोड़ा-सा दूर रखा जाता है और इनके बच्चों के लिए भोजन का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इनके भोजन में विटामिन सी और फॉलिक एसिड जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, ताकि उनके शरीर में जो रक्त निर्माण का कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। दोनों सामान्य व्यक्ति और इस तरह की दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति के बीच में यदि हम अंतर देखना चाहेंगे तो सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि सामान्य व्यक्ति के शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 90 से लेकर के 120 दिन तक जीवित होता है। एक बार हीमोग्लोबिन जब बनता है तो वो 90 से लेकर के 120 दिन तक जीवित रहता है। लेकिन इस तरह से जो पीड़ित बच्चे हैं, सिकलिंग वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों में ये जो दिन है ये घट करके बहुत ही कम हो जाते हैं। यानी बहुत सारी परिस्थितियों में तो हीमोग्लोबिन की आयु 10 दिन भी देखी गई है। आप सोचिए, सिर्फ 10 दिन हीमोग्लोबिन बनने के बाद, बोन मैरो से जब हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन बनने के बाद मात्र 10 दिन के बाद वो शरीर से बाहर निकल जाता है खत्म होकर के। तो कितनी ज़्यादा इनको रक्ताल्पता होती होगी, इनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कितनी ज़्यादा कमी होती होगी, इस बात का अंदाज आप लगा सकते हैं।
आमतौर पर से 20 से 25 दिन रहती है, पर किसी किसी केस में ये 10 दिन तक भी पहुंच जाती है। इस तरह के जो पेशेंट है उनको साफ पानी जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ कुछ देर में पीना चाहिए, ताकि शरीर में तरलता बनी रहे, जो रक्त है उसमें पानी की मात्रा जो है वो पर्याप्त बनी रहे। और इनको खुले हवादार स्थान पे रखना चाहिए। यदि आपके स्कूल में ऐसा कोई बच्चा हो और अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाए, तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप उसके आसपास के बच्चों को हटाएं, उसके आसपास ताजी हवा आने दें, स्वच्छ हवा आने दें, और उसके शर्ट के बटन को थोड़ा सा, कपड़े को थोड़ा ढीला करें। टाइट कपड़ा यदि पहना हो तो उसको थोड़ा आरामदायक स्थिति में लाएं, लेटा दें, ताकि उसको ऑक्सीजन सही तरीके से मिल सके। और जब ऑक्सीजन उसको सही तरीके से मिलेगी तो बहुत सारा इलाज जो है वो प्राकृतिक तौर पर भी हो जाता है। लेकिन जो भी डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब की है दवाइयाँ, वो जो दवाइयाँ हैं उनके माँ बाप को आप जरूर बताइए कि वो एक डायरी में उसको लिख करके रखें, या माँ बाप को मालूम हो, या एक अलग से उसका पैकेट बना के रखें कि जिस तरह की दवाइयाँ उनको लगती है, ताकि कभी भी स्थिति बिगड़े तो वो डॉक्टर को दवाइयाँ दिखा सके, ताकि डॉक्टर उन दवाइयों को कंटिन्यूस कर सके। रक्त संबंधी और भी अनेक बीमारियां हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा विषयांतर करते हुए मैं आपको एक चीज और ये बताऊंगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर हम लोगों ने काफी सारी बातें की है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी समावेशी शिक्षा की अवधारणा जो है उसको लागू किया गया है, और इसमें काफी सारी चीजों को जोड़ा गया है। और शिक्षा नीति जो है इससे पहले 1986 में लागू की गई थी, और 1992 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, है ना। और इस समय फिर जब हम देखते हैं तो नई शिक्षा नीति में कुछ जो प्रावधान कुछ जो बदल रहे हैं वो है 5+3+3+4 इस तरह के डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है। अब 3 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो भी हमारे दायरे में आएंगे। पहले हम लेते थे 6 से 11 और 11 से 14, लेकिन अभी जो है ये दायरा बढ़ गया है ना। अब जो है 3 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे जो हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे। और जो 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज है इसको प्री प्राइमरी स्कूल ग्रेड 1 ग्रेड 2 ये नाम दिया गया है। और 3 वर्ष का प्रिपरेटरी स्टेज माना गया है। 3 वर्ष जो है उसके बाद का उच्च प्राथमिक माना गया है, जिसको अपन कह सकते हैं 6वीं 7वीं 8वीं। इसके बाद का जो 4 वर्ष का जो समय है वो माध्यमिक कहा गया है उसको। ये होगा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। इस प्रकार बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसके द्वारा 2025 तक जो हमारा लक्ष्य है 2025 तक कक्षा 3 के स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाए। अब जहां पर ये आधारभूत कौशल की बात आती है तो ये आधारभूत कौशल सामान्य बच्चों के लिए अलग हो जाते हैं और दिव्यांग बच्चों के लिए अलग हो जाते हैं। दिव्यांग बच्चों में ही अलग अलग प्रतिशत वाले बच्चों के लिए भी ये कौशल अलग अलग हो जाते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा दिव्यांगता से ग्रसित हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो डायरनल वर्क होता है, जो उनका सामान्य जीवन जीने के लिए जो वो काम करते हैं कि सुबह उठ करके मुंह धोना, ब्रश करना, शौच के लिए जाना, इस तरह के जो काम है, तो इस तरह के काम को करना उनको सिखाया जाता है ताकि वो सामान्य रूप से इस तरह के कामों को कर सकें। इसके अलावा जो बच्चे इस योग्य हों कि उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जा सके, उन बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए माध्यमिक विद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों के साथ संपर्क करके सहयोग करने की बात भी इसमें कही गई है। और शारीरिक शिक्षा को भी जोड़ा गया है ताकि बागवानी और नियमित रूप से खेलकूद जैसी जिसकी शारीरिक क्षमता होगी, उस शारीरिक क्षमता के अनुरूप उनको क्रीड़ा से, खेल से जोड़ा जाएगा। हो सकता है वो बच्चे चलने फिरने में असमर्थ हो तो वो ऐसा खेल खेल सकते हैं जिसको बैठ करके खेला जा सकता है, जैसे कैरम बोर्ड है या शतरंज है, इस तरह के खेल वो खेल सकते हैं। और योग और नृत्य को भी इसमें जोड़ा गया है ताकि जो बच्चे इसके लायक हों, जैसे जो डेफ बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते लेकिन उनके देखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है,
जो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। तो ऐसे बच्चे जो है वो नृत्य में बड़ी रुचि लेते हैं, और ऐसे बच्चों के लिए नृत्य का सिखाने का भी प्रावधान इसमें किया जाएगा, ताकि इस तरह की गतिविधियां, शारीरिक गतिविधियां करके वो अपने आप को सभी फील्ड में आगे बढ़ाने वाले हो सके। साहू जी। और छात्रों की प्रगति और मूल्यांकन के लिए मानक निकाय भी इसमें अलग अलग तरह से दिया गया है, जो परख नाम से दिया गया है। वैसे धमतरी जिले के लोग परख नाम से पूर्व में परिचित हैं, पर ये वो परख नहीं है। ये जो है केंद्र शासन की तरफ से जो नई जो प्लानिंग आई है, मानक निर्धारक निकाय के रूप में, है ना, जो भी मानक पैरामीटर होंगे तो वो किस तरह से उसका निर्धारण किया जाए, उसके लिए एक परख नाम का निकाय जो है वो अस्तित्व में आएगा। और इसी के साथ ही मैं आपको आगे जानकारी देने के लिए हमारे बीआरपी श्री उत्तम साहू जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस विषय पर और भी आपको आगे जानकारी दें। लाइव चैटिंग वाला चालू नहीं हो रहा है, पता नहीं। अच्छा नहीं है वैसे, नहीं हो रहा, बाद में क्या बोल रहे हैं? धन्यवाद रावटे सर जी। आइए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उत्तम कुमार साहू, बीआरपी CWSN विकासखंड धमतरी, जिला धमतरी, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो 2 दिवसीय विकासखंड स्तरीय वातावरण निर्माण उन्मुखीकरण कार्यशाला आप सभी के को एक प्रकार से दिव्यांग बच्चों से संबंधित जन जागरूकता अभियान का ही एक उद्देश्य है, जिसको लेकर के आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज का यह जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो पूरे जिले के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शालाओं के एक शिक्षकों को लेना अनिवार्य है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि समावेशी शिक्षा हमारा सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख घटक है, और उसके माध्यम से आप सभी को प्रत्येक वर्ष समावेशी शिक्षा अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हमारे शालाओं में अध्ययनरत हैं, उनकी दिव्यांगता की पहचान के लिए आप सभी को इसमें जानकारी और उनके शिक्षा पुनर्वास हेतु आप सभी को जानकारी दिया जाता है। तो इसी कड़ी के अंतर्गत आज का यह जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, स्टेट लेवल पे उनके आदेशानुसार आप सभी को आज दिया जा रहा है। तो जैसा कि अभी सर ने बताया, समावेशी शिक्षा है ना, समावेशी शिक्षा का यही तात्पर्य है कि ये जो हमारे ग्रामीण स्तर पे बच्चे हैं, वो बच्चों को हम अपने ग्राम के ही स्कूल में अपने माता पिता, उनके भाई बहन, सहपाठी बंधुओं के साथ उनको रखते हुए, है ना, उनको एक उचित आनंद पूर्वक माहौल में उनको शिक्षा देना, न्यायपूर्ण शिक्षा देना, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समावेशी शिक्षा का संचालन किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा संचालन करने के पीछे एक और भी बहुत जो मुख्य घटक है उसको सर ने डिटेल से आप सभी को बता दिया है। और मैं जो हमारे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो संचालित गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के संबंध में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सारे ही गतिविधियां आज हमारे स्कूलों में संचालित है, जिनको प्रत्यक्ष रूप से आप सबके माध्यम से पूर्ण किया जाता है। तो ये जो भी गतिविधियां संचालित है, उन गतिविधियों को के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। और इन गतिविधियों के संचालन के लिए कुछ आवश्यक जो रणनीति भी बनाया गया है, उन रणनीतियों का भी आपको पालन करना और उनके बारे में जानना आवश्यक है। जैसा कि समस्त जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उन बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव, है ना, ये आप सबके प्रयास से ही सुनिश्चित हो सकता है। और इसके लिए जो भी हमारे शालाओं में इन बच्चों के लिए बाधाएं आती है, उन बाधाओं को दूर करना,
और जितने भी नियम दिव्यांगों के लिए बनाए जाते हैं उन नियमों के बारे में आपको भी विस्तृत और विस्तार पूर्वक जानकारी होना चाहिए, तभी आप इन बच्चों को पूरी तरह से न्यायपूर्ण जो शिक्षा देने की जो हम बात करते हैं उस बात को हम पूर्ण कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो शैक्षिक विकास हेतु विशेष शिक्षकों की संख्या में वृद्धि करना, मतलब ये एक प्रकार से जो अभी जैसे कि आप सभी जानते हैं ब्लॉक स्तर पे हमारा नियुक्ति हुआ है, और चूंकि हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया हुआ है कि सभी स्कूलों में एक विशेष शिक्षकों की भर्ती किया जाए, तो हम चाहते हैं कि आप सब भी अपना साला स्तर पैसे यदि डिमांड करते हैं तो उसके आधार पर फिर आगे उच्च कार्यालय तक बात जाएगी और फिर उसके तहत विशेष शिक्षकों की संख्या में वृद्धि किया जा सकता है। साथ ही साथ शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, ये तो आप सभी जानते हैं, जिसका आज ये कार्यक्रम जो चल रहा है वो उसी का ही एक रूप है ना। सभी विकास खंडों में संसाधन जो रिसोर्स सेंटर हैं उन सेंटरों का निर्माण करना, जिसमें हम हमारे जो गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों को वहां ला करके उनको थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब थेरेपी देने का काम करते हैं। और इसके लिए राज्य शासन से बजट भी आया हुआ है जिसका संचालन किया जाने का एक प्रस्ताव आया हुआ है ना। इसी प्रकार से जितने भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनियमित उपस्थिति के कारण से शालाओं में उनकी अपेक्षित दक्षता जो अर्जित होना चाहिए वो दक्षता उन बच्चों में नहीं आ पाती है, तो ऐसे बच्चों के लिए आवासीय सेतु पाठ्यक्रम का भी संचालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। और इसके साथ साथ जो और भी गतिविधियां संचालित होती है, जैसे कि अभी वर्तमान में असिस्टिव डिवाइस इक्विपमेंट्स एंड TLM, मतलब इसका मतलब यह है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं CWSN है ना, उनके लिए जो भी हम असिस्टिव डिवाइसेस मतलब सहायक सामग्री जिनके माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, ऐसे इक्विपमेंट्स TLM है ना, उसका क्रय किया जाना है और क्रय करके इन बच्चों तक उन सामग्रियों को पहुंचाना भी है। एनवायरनमेंट बिल्डिंग प्रोग्राम, ये एक प्रकार से जो अभी जो हम कर रहे हैं वो एक एनवायरनमेंट बिल्डिंग प्रोग्राम ही है ना, जिसके माध्यम से आप सबको यह ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसके पश्चात आप इन सब के संबंध में अच्छे से समझ सकेंगे, अच्छे से जान सकेंगे समावेशी शिक्षा क्या होती है और उसका संचालन आप अच्छे दक्षतापूर्ण ढंग से कर सकेंगे। और इसके अलावा आप सभी जानते होंगे आपके स्कूलों में दर्ज जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं जो कमर से नीचे दिव्यांग है ना, लोअर लिम्ब डिसेबिलिटीज वाले जो बच्चे हैं, जिनको चलने फिरने में परेशानी होती है, जो बच्चे व्हील चेयर से आते हैं, जिनको या फिर उनके परिवार के लोग सहपाठी लोग ले करके शाला तक आते हैं और जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए स्कार्ट अलाउंस की सुविधा प्रदान किया जाता है। ये जो सुविधा है SSA के माध्यम से, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, जो लोअर लिम्ब प्रॉब्लम वाले बच्चे होते हैं उनको 10 महीने के लिए 300 रुपया पर मंथ के हिसाब से 3000 रुपया की राशि उनके खातों में हस्तांतरित किया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए उनके खाता अनिवार्य है और उन बच्चों के लिए खाता खुलवाना ये या नहीं खुला होगा तो उनके माता पिता को इसके लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से अभी ऐसे बच्चों की अध्ययनरत बच्चों के देखभाल के लिए आया हेल्पर की नियुक्ति भी किया जाना है। होम बेस्ड एजुकेशन वाले जितने बच्चे हैं, जो गृह आधारित शिक्षा, आप सभी जानते हैं, ऐसे बच्चों को हमने, जैसे कि जब से RTE है ना, राइट टू एजुकेशन लागू हुआ है, तब से ऐसे बच्चों को भी जो गंभीर रूप से दिव्यांगता से पीड़ित है, जो बच्चे शाला आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, ऐसे बच्चों को भी हमने शाला में दाखिला लिया हुआ है ना। तो ऐसे बच्चों को हम गृह आधारित शिक्षा के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंच रखते हैं, उनके पालकों को
उसके बच्चे से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साथ ही उनको जो भी शासन की सुविधाएं देनी है वो सारी सुविधाओं का लाभ दिलाने हेतु उनके माता पिता को, और उसके साथ साथ उन बच्चों को दैनिक दिनचर्या से संबंधित, शैक्षणिक एजुकेशन से संबंधित ये सारे पुनर्वास के कार्य हम उसके घरों में जा करके करते हैं। साथ साथ आप लोग भी जो पालकों से मिलने जाते हैं वो भी एक प्रकार से इस कार्यक्रम का ही हिस्सा है कहा जाए। इसी प्रकार से जो गतिविधियां संचालित होती है उसमें आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, मेडिकल असेसमेंट कैंप जो हम हर साल प्रत्येक वर्ष करते हैं, जिसमें आप सभी अपने स्कूलों में अध्ययनरत जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या ऐसे भी बच्चे जिनको आपको लगता है कि नहीं इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चों को आप उस स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में भेजते हैं जहाँ पे उन बच्चों का चिन्हांकन किया जाता है, उपकरण के लिए, सहायक सामग्री के लिए या फिर जो असिस्टिव डिवाइस उनको देना है उन सब के लिए उनका चिन्हांकन किया जाता है। साथ साथ उनका वहाँ पे करेक्टिव सर्जरी हेतु चिन्हांकन किया जाता है। जैसे डॉक्टर को लगता है कि नहीं इस बच्चे का हाथ जो है यहाँ से टेढ़ा है, तो फिर ये टेढ़ा हुआ हाथ करेक्टिव सर्जरी करने के पश्चात ठीक हो सकता है, तो ऐसे बच्चों का करेक्टिव सर्जरी भी करवाया जाता है। तो अभी इस वर्ष 16 हमारे यहाँ अभी 16, 17, 18 और 19 ये 4 दिनों में चारों ब्लॉक में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी को अभी से मैं आप सूचित कर देना चाहता हूं कि आप सब अपने अपने शालाओं में अध्ययनरत जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका माता पिता को अभी से काउंसलिंग करके रखेंगे, और जब भी आपके पास ये आदेश प्रसारित होगा कि 16, 17, 18 फरवरी को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो आप उन बच्चों को भेजना सुनिश्चित करेंगे जहां पे उन बच्चों का प्रमाणीकरण और चिन्हांकन किया जा सके। और इसी प्रकार से ये एक ओरिएंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स एंड गाइडेंस है ना, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन हैं उनको भी समावेशी शिक्षा से संबंधित, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समावेशी शिक्षा संबंधित ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसके वजह से ये जो समावेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार है या फिर इनको क्रियान्वयन करने की एक प्रकार से जो गति है वो उसमें गति नहीं पकड़ रहा है, जिसके वजह से हमारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है इसमें। तो इस प्रकार से जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो शालाओं में अध्ययनरत है ऐसे बच्चों के लिए, और इसी प्रकार से एक स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन हर साल आप सभी जानते हैं विश्व दिव्यांगता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जिसमें 3 दिसंबर को विश्व वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया जाता है दिव्यांग दिवस के रूप में, जहाँ पे ऐसे बच्चों को हम एक मंच देते हैं, एक अवसर देते हैं कि वो आए वहाँ पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे, है ना। तो ये इसके लिए आप चाहें तो अपने स्कूल स्तर पर भी जब भी आपके स्कूलों में ऐसे इवेंट्स होते हैं तब वहाँ पे उन बच्चों को भी सम्मिलित करके, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 6 सेंस वाले होते हैं, जिनकी जो यूनिक होते हैं कहा जाए, है ना, ऐसे बच्चे में बहुत ही प्रतिभा होती है, बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं। उन बच्चों को पहचानिए, उनको अवसर दीजिए। निश्चित रूप से ये बच्चे भी, आप 1 कदम चलेंगे ये बच्चे आपके पीछे 2 कदम चलेंगे, ऐसा कहा जाता है। और इसी के साथ साथ एक स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स, बालिका शिष्यावृत्ति, ये पिछले 2-3 सालों से शुरू किया गया है, जो कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ही हमारे शालाओं में जितने भी बालिका, दिव्यांग बालिका है, उन बालिकाओं को प्रदान किया जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी ऐसे दिव्यांग बालिका जो आपके शालाओं में
दर्ज है, जिनका नाम, उनका नाम आप अपने अपने ब्लॉक के बीआरसी कार्यालय में जरूर पहुंचावें, जरूर भेजें, ताकि उन बालिका को दिव्यांग छात्र बालिका शिष्यवृत्ति का लाभ दिया जा सके। और इसी प्रकार से एक थेरेपेटिक सर्विस अभी शुरू करने का प्रस्ताव आया हुआ है, जिसके माध्यम से सभी जिला स्तर पर सभी जिलों में, पूरा छत्तीसगढ़ में जो हमारे थेरेपी हैं थेरेपी सर्विस के लिए थेरेपिस्ट की नियुक्ति, फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति, स्पीच थेरेपिस्ट की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव है। तो बहुत जल्द ये सर्विस भी हमारे इन दिव्यांग बच्चों को मिलने लगेगा। और इसके साथ साथ एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप लोग सुने होंगे, इसके पहले भी जितने भी दिव्यांग दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चे हैं, उन दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों को दिया जाता है, जो उनको आने जाने के लिए ही दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी गतिविधि हमारे शालाओं में संचालित होती है एसएसए के माध्यम से, सर्व शिक्षा के माध्यम से, वो लगभग मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है। और इस प्रकार से आगे थोड़ा सा इसको और बता देता हूं। इसके साथ साथ मैं अभी जो वर्तमान में 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है, अभी तो बहुत सारे रावटे सर जी के माध्यम से अभी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में सुना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समावेशी शिक्षा के संबंध में जो अवधारणा है उसको और मैं बताना चाहूँगा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एजुकेशन फॉर ऑल, है ना, के महत्व को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर पूरा बल देती है ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। सभी बच्चों को मूलभूत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के उपायों को दृढ़तापूर्वक लागू करने का प्रयास किया गया है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेषकर दिव्यांग बच्चों की शाला पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक बच्चे के साथ एक शिक्षक, सहपाठी शिक्षण और मुक्त विद्यालयी शिक्षा, उचित बुनियादी ढांचा, इन सब तकनीकों का प्रयोग करके इन बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का एक प्रभावी कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन परिस्थिति जन्य समस्याओं के निराकरण हेतु समावेशी निधि, है ना, समावेशी निधि की व्यवस्था की जाएगी। इसमें ऐसा कहा गया है, जो किसी भी लिंग या अन्य सामाजिक आर्थिक विशेष रूप से वंचित समूहों के बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। इसमें ECCE ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में दिव्यांग बच्चों को शामिल करने और उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने में भी इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। दिव्यांगों को प्रारंभिक स्तर से उच्चतर शिक्षण स्तर तक की शिक्षण प्रक्रियाओं में सम्मिलित करने सक्षम बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें एक जो छठवां पॉइंट है, उसमें RPWD एक्ट 2016, जिसको आप सब जानते हैं, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आया हुआ है, जिसमें 21 प्रकार के दिव्यांगता है ना, जिसको अभी हम आपको और डिटेल से बताएंगे, जिसके माध्यम से आपको अपने शालाओं में जो बच्चे हैं उनका चिन्हांकन करना है। और चिन्हांकन करने के पश्चात आपको एक 20 कॉलम का फॉर्मेट प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आप सबको उन बच्चों का पूरा डिटेल उसमें जानकारी डालना है, ताकि भारत सरकार की जो PMS पोर्टल है, जिसके माध्यम से हम उन बच्चों को वहाँ पे दर्ज करा सकें। ये एक और इसीलिए हम आज का यह जो प्रशिक्षण है वो आपको दे रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करते समय NCERT द्वारा दिव्यांगजन विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों की देखरेख एवं परामर्श से तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है, वो भी जो बड़े बड़े जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, उन सभी के माध्यम से
उनकी देखरेख में इनके लिए नीति तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय स्तर पर दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति हो। ये देखिए, है ना, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा था कि विशेष शिक्षकों की संख्या में वृद्धि किया जाए, और इसमें अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में बात कही गई है, ताकि इन बच्चों को भी विशेष रूप से लाभ दिया जा सके, क्योंकि अलग अलग प्रकार के दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए भी अलग अलग प्रकार के दिव्यांगता में विशेषज्ञता वाले शिक्षक होते हैं, है ना। जैसे कि श्रवण बाधित, तो श्रवण बाधिता में विशेष शिक्षक, मानसिक मंदता, या जिनको आजकल अभी जो 2016 अधिनियम आया है उसमें मानसिक मंदता को हटा करके इनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा गया है ना, बौद्धिक दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, तो उसको अभी मानसिक मंदता को हटा करके बौद्धिक मंदता कर दिया गया है। तो बौद्धिक मंदता में विशेष योग्यता प्राप्त शिक्षक, और इसी प्रकार से सेरेब्रल पॉल्सी में विशेष योग्यता प्राप्त शिक्षक, दृष्टिहीनता में विशेष योग्यता प्राप्त शिक्षक, लर्निंग डिसेबिलिटी में विशेष योग्यता प्राप्त शिक्षक, तो इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति होना अनिवार्य है, तभी जाके इन बच्चों की भी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे से संचालित हो पाएगी। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार CWSN की भौतिक पहुंच, बाधा मुक्त वातावरण सभी विद्यालयों, कार्यालयों, सभी भवनों में किया जाएगा। ये तो निश्चित रूप से तभी इनके साथ हम एक मतलब न्याय कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग भी अपने स्तर पे कहीं भी पहुंच सके, है ना, और ये पहुंच तभी संभव है जब इनके लिए बाधाएं पूरी तरह से ना हो। तो इसके लिए जितने भी हमारे सरकारी भवन हैं वहाँ पे रैंप, हैंड रेल और इनके आने जाने की सुविधा, और इनको एक प्रकार से क्लू प्राप्त हो ताकि वो अपने आप वहाँ तक गंतव्य स्थान तक पहुँच सके। इसी प्रकार से CWSN के अनुरूप कक्ष में विभिन्न सहायक सामग्री, उपकरण, इक्विपमेंट्स, बड़े प्रिंट व ब्रेल पुस्तकें, सुलभ पाठ्य पुस्तकें, भारतीय सांकेतिक भाषा के मॉड्यूल्स इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे, है ना। ये अभी आपके स्कूलों में, प्रत्येक स्कूलों में ये इस प्रकार की जो जितने भी यहाँ पे कहा गया है कि जो बच्चा है, जिस टाइप का वहाँ पे आपके स्कूल में बच्चा है, उस टाइप के बच्चे के लिए उनकी जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आपके स्कूल में वो सारे संसाधन वहाँ पे मौजूद रहेंगे। गंभीर दिव्यांगता एवं एक से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के पुनर्वास, शिक्षण एवं कौशल विकसित करने हेतु होम बेस्ड एजुकेशन, गृह आधारित शिक्षा, जहां उनके माता पिता अभिभावकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये तो हमारे पहले से ही संचालित है, लेकिन यदि सभी प्रकार के दिव्यांगता वाले विशेष शिक्षक आ जाएं तो और ज्यादा से बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा। अधिकांश कक्षाओं में सीखने से संबंधित विशिष्ट अक्षमता वाले बच्चे अध्ययनरत होते हैं, जिन्हें निरंतर मदद की आवश्यकता होती है। ये किस प्रकार के बच्चे होते हैं? जैसे कि मैंने कहा अभी, लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने की अक्षमता, है ना। ऐसे अक्षमताओं की पहचान एवं शीघ्र निराकरण हेतु उपयुक्त तकनीकों की प्रयोग एवं योजना बनाने होंगे। इस हेतु पाठ्यक्रम को प्रत्येक के लिए सक्षम व लचीला के साथ उपयुक्त आकलन और प्रमाणन के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण, जिससे सीखने की अक्षमता वाले सभी बच्चों के लिए समान पहुंच और अवसरों को सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से जो जैसा बच्चा है उनके नीड्स के अकॉर्डिंग हर चीज को ढालने की जरूरत है, और तभी संभव है ये बच्चे भी अपना समग्र रूप से विकास कर पाएंगे। और आखिरी में एक ठो है कि विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों जिनको सीखने से संबंधित है को कैसे पढ़ाया जाए, इससे संबंधित जागरूकता और ज्ञान को सभी शिक्षक प्रशिक्षणों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये धीरे धीरे होगा, और चूंकि अभी तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभी
तैयार किया गया है और इसका क्रियान्वयन बहुत जल्दी होगा, ऐसा आशा करते हैं, अपेक्षा रखते हैं और क्रियान्वित किया भी जाएगा। तो इस प्रकार से एक संक्षेप में आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित ये जो जानकारी है दिया गया। और बोलेंगे सर? हाँ, चलिए मैं रावटे सर जी को और दे रहा हूँ आप थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। रक्त संबंधी जो विकार होते हैं उसमें से एक विकार होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ये 17 अप्रैल को इसका अंतर्राष्ट्रीय हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और ये अनुवांशिक रोग है और ये इस तरह का अनुवांशिक रोग है कि ये मात्र पुरुषों को प्रभावित करता है। महिला जो है वो सिर्फ इसकी कैरियर होती है और महिलाओं के द्वारा ये जो जीन है वो पुरुष बच्चे जो है उन तक संप्रेषित किया जाता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी जब हमारे शरीर में चोट लगती है, कट जाता है कहीं पर, तो ज्यादा रक्त न बह जाए इसलिए प्राकृतिक रूप से उस स्थान पर रक्त जम जाता है ताकि पूरा का पूरा रक्त शरीर से बाहर न निकल जाए। लेकिन इस तरह की विकृति में, इस तरह की दिव्यांगता में शरीर में जो रक्त का थक्का जमाने वाली जो रसायन होते हैं वो बनना ही बंद हो जाते हैं, उसकी उपस्थिति बहुत न्यून होती है, बहुत कम होती है और इस वजह से वो रक्त का थक्का नहीं जम पाता। और सोचिए आप किसी बच्चे को या हमारे शरीर में भी इंटरनल जो चोट लगती है या टूट फूट होते रहती है, उस समय जो कोई बारीक नस यदि कट जाए अंदर तो वो लगातार उसमें से रक्त बहता रहेगा। तो ये बड़ा ही मतलब खतरनाक टाइप की बीमारी है ये। इसमें 2 तरह के होते हैं ये हीमोफीलिया जो है ए फैक्टर वाला और हीमोफीलिया बी फैक्टर वाला। तो हीमोफीलिया जो ए है, इसमें हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का जमाने वाली 2 चीजें होती है जिसको बोलते हैं फैक्टर 8 और दूसरा होता है उसको बोलते हैं फैक्टर 9। तो फैक्टर 8 की कमी जिनके में शरीर में होती है, फैक्टर 8 जिनके शरीर में कम बनता है, उनको कहते हैं हम हीमोफीलिया ए टाइप। इनकी संख्या जो है 10,000 लोगों में से मात्र एक व्यक्ति को ऐसी परेशानी होती है। और जो बी टाइप है उसमें फैक्टर 9 की कमी रक्त में पाई जाती है और ये और भी ज्यादा दुर्लभ है, ये 40,000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को ही ऐसी दिक्कत होती है। इसमें जो लक्षण है वो ये है कि इस तरह से पीड़ित दिव्यांग बच्चे के नाक से अक्सर रक्त बहता रहता है, मसूड़े से खून बहता रहता है। जब हम कोई कड़ी चीज खाते हैं तो हमारे मसूड़े में थोड़ा सा छिल जाता है और सामान्य व्यक्ति के शरीर में तो वो तुरंत हील भी होना शुरू हो जाता है, वहाँ रक्त जम जाता है और वो धीरे से ठीक भी हो जाता है। लेकिन इस तरह के बच्चों में थोड़ी भी चोट लगने से, ब्रश भी थोड़ा सा भी गलत तरीके से कर दिए तो वो रक्त का बहना शुरू हो जाता है नाक से, मसूड़े से। त्वचा बहुत नाजुक होती है, आमतौर पर मनुष्य की त्वचा जो है वो बाकी प्राणियों से तो नाजुक होती है, लेकिन इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, इस तरह की जो दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, उनकी त्वचा जो है वो और भी ज्यादा नाजुक होती है और शरीर में कहीं ना कहीं रक्तस्राव होता रहता है और इसका जो असर है वो ये दिखाई देता है कि उनके जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है और सिर में भी अक्सर रक्तस्राव इनको होते रहता है। रक्त का थक्का जमाने वाला जो घटक है वो यदि 50% तक, 5% से लेकर के 50% तक वो घटक यदि रक्त में कम पाए जाते हैं तो उनको माइल्ड केस माना जाता है ना, यदि 50% से है। लेकिन यदि वो जो घटक है शरीर में मात्र 5% ही उपस्थित है, 95% नहीं है, 5% उपस्थित है, तो फिर हमको मध्यम कहेंगे। और जो गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में ये घटक की उपस्थिति मात्र 1% होती है, यानी 99% एब्सेंट होता है, सिर्फ 1% की उपस्थिति होती है। और गंभीर में और उससे भी ज्यादा जो होता है 1% से भी कम होता है ना। सोचिए लगातार रक्त का बहते रहना कितना एक घातक होता है ये। इसमें जो इनका इलाज होता है वो रक्त का थक्का जमाने वाले जो घटक होते हैं वो
अलग से उनकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, अलग से उनके शरीर में इंजेक्शन लगा करके डाले जाते हैं, और तब जा करके वो बच्चे कुछ समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। इसी प्रकार से एक और जो बीमारी है रक्त विकार से जुड़ी हुई, इसको कहते हैं थैलेसीमिया। ये वंशानुगत विकृतियों का समूह है, एक विकृति नहीं है, ये अलग अलग तरह से पाई जाने वाली वंशानुगत विकृतियों का समूह है। इसमें ऑक्सीजन का वाहक जो होता है प्रोटीन, एक प्रोटीन है, वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, उसकी मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन ही वो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन के निर्माण की जो प्रक्रिया है वही गड़बड़ हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन सही तरीके से उनके शरीर में नहीं बन पाता, और इस वजह से रक्त क्षीणता हो जाती है। और इस तरह के पेशेंट की पहचान 3 माह की आयु के बाद ही हो जाती है। इसमें हीमोग्लोबिन या तो अनुपस्थित होता है या काफी कम होता है, और आप समझ सकते हैं कि जब रक्ताल्पता जिसको कहते हैं ऐसा हो, तो इस तरह के पेशेंट का जो चेहरा है वो बिल्कुल सूखा चेहरा दिखाई देगा, बीमार दिखाई देगा, उनका वजन नहीं बढ़ेगा, इनको बार बार बाहर से रक्त चढ़ाना पड़ता है, और ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती है जिसके द्वारा थोड़ा थोड़ा रक्त का निर्माण कम से कम हो सके। और इसके लिए इस तरह की जो वंशानुगत बीमारियां हैं, वंशानुगत जो विकृतियां आती हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि विवाह के पूर्व पुरुष और महिला जिनका विवाह होना है, उन दोनों की रक्त कुंडली जो है, स्वास्थ्य कुंडली, वो बनाया जाए, रक्त की जांच कराई जाए। और स्वास्थ्य कुंडली में थैलेसीमिया जो है, HIV है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, और जो ब्लड कंपैरिजन बोलते हैं, रक्त की तुलना जो है वो RH फैक्टर है, इस तरह की चीज़ों को देखा जाता है। और इस तरह की चीज़ों को देखने के बाद जो है डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट है, वो बता देता है कि आप दोनों का विवाह जो है वो अच्छे से हो सकता है और आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, और यदि थोड़ी दिक्कत आनी भी रहेगी तो उसका इलाज भी डॉक्टरों के पास रहता है। वो बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी के पूर्व जो है ये इंजेक्शन लिया जा सकता है, ये दवाई ली जा सकती है, ये सावधानी रखी जा सकती है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उसमें ये विकृति ना आए, उसमें जो है दिव्यांगता ना आए। तो जो स्वास्थ्य कुंडली है, इस स्वास्थ्य कुंडली का प्रचार प्रसार करना जो है बड़ा जरूरी है। आप अपने समाज के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, और जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों को इसके बारे में जागरूक कीजिए, ताकि स्वास्थ्य कुंडली बना करके, आप ऐसा विवाह के लिए कुंडली तो बनवाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य कुंडली जो है वो बहुत कम बनाते हैं, या ये समझ लीजिए कि जानकारी नहीं होने के कारण नहीं बनाते हैं। लेकिन ये है बड़ी काम की चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम किसी भी प्रकार की विकृति आगे जाने ना दे, उस विकृति का डायल्यूशन करके उस विकृति को आने वाली पीढ़ी को न दे, और आने वाली पीढ़ी जो है स्वस्थ रहे। तो इस प्रकार से हम यदि स्वास्थ्य कुंडली बनवाते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इसी के साथ ही मैं अपने साथी उत्तम साहू जी को आमंत्रित करूंगा कि वो कुछ और जानकारी आपसे शेयर करें। धन्यवाद सर। अब जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है उसके संबंध में, और जिसमें से जो ब्लड रिलेटेड डिसीज है जिनको दिव्यांगता 2016 अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया है, उसके संबंध में अभी सर ने पूरी डिटेल से आपको जानकारी बता दी है। अब बचे हुए जो 18 प्रकार की दिव्यांगता है, उस दिव्यांगता के संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और चूंकि कल भी आप सभी को इसी लिंक के माध्यम से, मतलब अभी हम लिंक आपको बना करके शेयर करेंगे, और कल फिर से आप सभी को 11:30 बजे इसमें जुड़ना है ना, क्योंकि देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो जितने टीचर्स जुड़ने थे उतने जुड़े नहीं हैं। तो कल हम चाहेंगे कि आप के संकुलों में यदि जो शिक्षक नहीं जुड़ पाए हैं उनको आप लोग प्रेरित करिएगा, ताकि कल की जो विशेष दिव्यांगता की पहचान के संबंध में जो हम जानकारी बताने वाले हैं उसमें वो जुड़ पाए और इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। तो मैं एक बार फिर से आप सबको कहना चाहूँगा, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, जितने संकुल से भी जुड़े हुए हैं, वो सभी आपके आसपास के जिन स्कूलों से जो टीचर नहीं जुड़ पाए हैं उनको जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और अभी
ये कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसमें कल आपको ठीक 11:30 बजे फिर से जुड़ना है। चलिए, तो हम दिव्यांगता पे चर्चा कर रहे थे। दिव्यांगता है ना, दिव्यांगता का जैसे कि शुरू से स्टार्टिंग यदि हम बताएं तो क्षति है ना, क्षति एक प्रकार से हमारे शरीर के कोई भी अंग में किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो उसको इम्पेयरमेंट क्षति कहा जाता है, और क्षति के कारण से निःशक्तता आता है जिसको डिसेबिलिटी कहा जाता है ना। और फिर क्षति निःशक्तता के वजह से फिर दिव्यांगता आता है। तो इसके कुछ कॉसेज हैं जिनको मैं एकदम बहुत शॉर्टकट में संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। इसमें 3 अवस्थाएं होती है, एक तो जन्म के पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद। तो जन्म के पूर्व मतलब एक प्रकार से जब से गर्भाधारण प्रारंभ होता है ना, उस अवस्था वहां से प्रारंभ हो जाती है। मतलब जन्म के पूर्व, जन्म के पूर्व की अवस्था में क्या क्या उसके साथ घटित हुआ जिसके कारण से इस प्रकार के बच्चा आया है ना। तो एक तो अनुवांशिकता के कारण है ना, आप सभी जानते हैं अनुवांशिकता के कारण से भी, जैसे कि जो जितने भी ब्लड रिलेटेड डिसीज हैं वो सब अनुवांशिकता के ही परिणाम है। हीमोफीलिया, सिकल सेल, थैलेसीमिया, ये सब अनुवांशिकता के कारण से होते हैं। ब्लड ग्रुप एक होने के कारण है ना, ब्लड ग्रुप एक होने के कारण से भी ऐसा होना देखा गया है, पाया गया है, ये शोध से पता चला है। इसलिए सगोत्र या संबंध में शादी नहीं किया जाता ऐसा कहा जाता है। और जब रिश्ते की बात होती है तब है ना, गोत्र की बात भी होती है। तो अलग अलग गोत्र में शादी इसीलिए किया जाता है कि वहाँ पे इस प्रकार से कोई भी डिफेक्टिव चाइल्ड या दिव्यांगता वाले बच्चे पैदा ना हो, इसके लिए। गर्भावस्था में बुखार या फिर इन्फेक्शन होने के कारण से, माता की शारीरिक दशा अच्छी ना होने के कारण से, या फिर उनको जो पोषित आहार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाने के कारण से, गर्भावस्था के दौरान यदि वो धूम्रपान या फिर और भी कोई भी मादक द्रव्य का सेवन करते हैं तो फिर उसके वजह से भी गर्भस्थ शिशु में किसी भी प्रकार की दिव्यांगता आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान कान में जहर वाली दवाई लेने के कारण से, या फिर आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि जैसे ही स्टार्टिंग प्रेगनेंसी होता है तो स्टार्टिंग 3 मंथ्स बहुत ही सेंसिटिव टाइम रहता है, और उस दरमियान यदि कोई भी माता बिना डॉक्टर के सलाह से दवाइयों का सेवन करते हैं तो फिर वहाँ पे ड्रग इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से गर्भस्थ शिशु में दिव्यांगता आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें बच्चे के जो सेंसिटिव जो भी ज्ञानेंद्रिय हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, मुंह का निर्माण होता है, और ख़ास तौर से यही सब इफेक्टेड हो जाते हैं उस समय। तो फिर ये वहाँ पे एक जागरूकता अभियान फैलाने की ज़रूरत है कि माताओं को किसी भी परिस्थिति में, है ना, बिना डॉक्टर